हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और कोरोना के इस पेंडेमिक में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज सुबह आप 2 क्लास देख चुके हैं अपनी, एक तो हिस्ट्री की हो चुकी है, एक पॉलिटी की हो चुकी है, सॉरी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की हो चुकी है। सुबह 11:15 हिस्ट्री की हुई थी, यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए इस क्लास के बाद। और ज्योग्राफी की शाम को 4:15 बजे हुई थी, वो भी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अपन इंडियन पॉलिटी की। भारतीय राज्य व्यवस्था की अपन बात कर रहे थे, उसमें लास्ट क्लास में हम अनुच्छेद तक की बातें कर चुके थे कि अनुच्छेद के बारे में, सॉरी अनुसूचियों के बारे में बातें कर चुके थे अपन कि कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं। कुछ आपको एक ट्रिक्स बताए थे, कैसे कुछ बताया था। तो मैंने आपको कहा था, एक काम दिया था क्या, कि कुछ लोग हैं जिनको मतलब आपको क्या लिखना है, आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि ट्रिक आपको कैसी लगी, क्या लगी, कैसा रिस्पॉन्स रहा। तो उसमें से आप लोगों को कुछ फीडबैक आया और उसी फीडबैक के चलते हम आपको कुछ एक कमेंट्स कहा था ना, कमेंट्स अगर जो 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 कमेंट करेगा, जो जो उस चीज़ से रिलेटेड करेगा उसके लिए। तो देखिए एक ही को दिखाते हैं आपको। चलिए बड़े बड़े अक्षर बना दिखाएंगे आपको। ये लीजिए पूरी पूरी की पूरी ट्रिक लिख रखी है इन्होंने कि संघ वेतन और शपथ से बांटा क्षेत्र प्रशासन का, संभाषा ना न्याय मिला बदला पंचपालिका का। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट मनीषा जी, इन्होंने देखो, इन्होंने केवल एकमात्र यही है जिन्होंने तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर, कौन कौन से संशोधन मैंने पूछा था कि जो सिंधी भाषा के लिए संशोधन जो 21वां हुआ था, कब हुआ था? 1967, 1967 में हुआ था। ये उसी दिन की बात है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली के लिए जो 71वां संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था। और अंतिम बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा के लिए 2003 में 92वां संविधान संशोधन, 92nd 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ये बताया था इन्होंने। ओके, तो कहते हैं इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। अभी और भी बहुत सारे नाम आएंगे, और भी बहुत सारे, उनका भी अपन पूरा डिस्कशन कर लेंगे। ओके, हाँ जी, ये दीजिए लीजिए, इन्होंने इन्होंने पूरा लिखा है। क्या लिखा है, जूम करें थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा आपको तो? एक मिनट, यहाँ से जूम नहीं करते। ये लीजिए, इन्होंने लिखा था संघ वेतन और शपथ से बांटा क्षेत्र प्रशासन का, संभाषा न न्याय मिला बदला पंचपालिका का। इन्होंने पूरे कमेंट में अपने लिखे थे कमेंट्स, तो इनका भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या, अब इनकी बात करते हैं थोड़ी सी। तो इनके तो क्या, इनसे तो मैं खुद मोटिवेट हूँ। इनके बारे में तो कौन नहीं जानता। आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि ये ऐसे शख्स हैं, ऐसी, नॉट ऐसे, ऐसी शख्स हैं जिनसे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। कैसे कि ज़िंदगी में जब भी आपकी मुश्किलें आए ना, तो आप कभी घबराना मत, इनसे सीखना। ये चल नहीं पाते बट उसके बावजूद भी, एक दिन मैंने सोचा था, ऐसे कहा था कि मतलब ये क्लासेस वगैरह बंद कर देंगे, ऐसे कुछ बातें हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपकी क्लास के भरोसे हम 6 महीने से तो कंटिन्यू कुछ कुछ तो पढ़ पा रहे हैं, तो अगर बंद हो जाएंगे तो फिर जीरो पे चले जाएंगे। इनके चक्कर में क्लासेस हमने बंद नहीं की। दिल से सैल्यूट है इनको, तो इनकी तो बात ही अलग है, कह ही नहीं सकते इनका तो, जितने तारीफ़ करें उतने कम है। ये लीजिए कुछ हमारे नटखट नन्हे मुन्ने बच्चे हो रहे हैं, मतलब नटखट। ये हमारे शर्मा जी, ये तो कुछ माती टावर है। संघ वेतर और शपथ से बांटा क्षेत्र प्रशासन का, संभाषा नहीं मिला बदला पंच पालिका का। नेक्स्ट ये हमारे धोनी साहब, संघ वेतन और शपथ से बांटा क्षेत्र प्रशासन का, संभाषा न न्याय मिला बदला पंच पालिका का। नीचे इन्होंने ऐसा कुछ और लिख दिया। चलो भाई साहब, ये मनीषा जी दोबारा आ गई। संघ वेतन और शपथ से बांटा क्षेत्र प्रशासन का, संभाषा न न्याय मिला बदला पंच पालिका का। अब आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि हमारा क्यों नहीं आया, तो भाई साहब आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो आपसे चीज़ मांगी वो आपने नहीं दी, तो इसलिए हम भी आपको वो नहीं देंगे जो आप चाहते हो। ठीक है, अब आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक ये है कि उस पुराने इतिहास को देखो, हमने अनुसूचियाँ तक कर ली थी, ठीक है ना। अनुसूचियों के बाद अब आज अपने को किसके बारे में डिस्कशन करना है? आज अपने को डिस्कशन करना है प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल बोले तो प्रस्तावना। किसके बारे में डिस्कशन करना है? प्रस्तावना। किसके बारे में डिस्कशन करना है? प्रस्तावना के बारे में। ठीक है भाई साहब, कर लो प्रस्तावना के बारे में। चलो प्रस्तावना की बातें करते हैं। तो प्रस्तावना को देखो, पहले आपको मैं प्रस्तावना दिखाता हूँ क्या है। पूरी प्रस्तावना देखिएगा, उसके बाद हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज दिस द प्रियम्बल। पहले एक बार प्रस्तावना पूरी पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव टू जूम इट।
पहले एक बार पूरी प्रस्तावना पढ़ो, फिर एक एक शब्द की जानकारी देंगे आपको, ठीक है ना। देखो, हम भारत के लोग, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें पूछी जाती हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरी की पूरी आपको चाहे तो आप इंग्लिश में याद कर लो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पूरी ऐसे याद कर लो, चाहे तो आप हिंदी में याद कर लो, दोनों में से एक में आपको याद होनी चाहिए। पूरी की पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और अपने पास सेव रखिए, ठीक है। ये आपकी पूरी प्रस्तावना है। अब जानेंगे कि प्रस्तावना पूरी है तो भाई साहब ये पूरी आई कैसे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के इतिहास के पन्नों को कुछ पलटते पलटते बातें करेंगे। एक प्रस्तावना मैंने और ऐसा आई थिंक वो बाद की बातें, वो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। प्रस्तावना, ओके, चलिए प्रस्तावना के बारे में डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखिए, प्रस्तावना में सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं तो प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना देखो संविधान का भाग है कि नहीं है वो तो जब जो अपन जो दो केस आएंगे ना, उन दो केसेस के बारे में, जो आपके एक तो था केशवानंद भारती वाला और एक था बेरूबारी, तो वो दो केसेस आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि प्रस्तावना क्या है क्या नहीं है, कैसे नहीं है, ठीक है ना, उसके बारे में। लेकिन अब बात करते हैं पर प्रस्तावना, तो राइट डाउन द हेडिंग। अब प्रस्तावना के बारे में देखो, ऐसे ऐसे फैक्ट्स आज आपको बताऊंगा जो आपने ना तो आज तक लाइफ में कभी सुने होंगे और ना ही आपने कभी सुनोगे, क्योंकि आज सुन लोगे तो दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दत्तचित होकर के समझ लीजिएगा और साथ साथ लिखते चलिएगा। प्रस्तावना आई कहाँ से, कैसे आई, क्यों आई, इसकी बात करते हैं तो चलते हैं कुछ 1947 के आसपास, 1946 की बात करते हैं। 1946 में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी 3 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 3 बैठक। तीनों बैठकें कब कब हुई थी बताइए मुझे, तीनों बैठकें कब कब हुई थी बताइए। एक हुई थी 9, 11 और 13, ये तो डेट है तीनों की। और पहली 9 दिसंबर 1916, दूसरी 11 दिसंबर 1916 और तीसरी 13 दिसंबर 1916। ठीक है, इतनी बातों में याद है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है भाई साहब, ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं, इससे साथ और कुछ हुआ था। बोल क्या हुआ था ऐसा? बोल ऐसा ये हुआ था यहाँ पे क्या कि एक बार आप लिखिए पहले एग्जैक्ट, हाँ, जो मतलब इससे में ये बताइए आप लोग कि इन तीनों बैठकों में अध्यक्ष कौन कौन थे। सिर्फ आपको अध्यक्ष बताने की, इन तीनों बैठकों की अध्यक्षता किस किसने की, बताओ फटाफट, ये बताओ पहले तो, बाकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि आपको मैं संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ा चुका हूँ और जो मैं पढ़ा चुका हूँ ना उसमें से मैं कभी भी आपको कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि इन तीनों बैठकों की अध्यक्षता किस किसने की, बताइए जल्दी। ऐसे साथ में पीछे वाले चीज़ों से हम क्वेश्चंस पूछते चलेंगे और आगे वाली चीज़ों में हम क्वेश्चन करते चलेंगे, आगे 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 के कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे और पीछे वाले की बातों को रिवाइज करते रहेंगे। ओके, बताइए फटाफट कि किसने कब कौन सी मीटिंग में किसकी अध्यक्षता की, किसने कब कब की, वो पूरी जानकारी हमें आप दे दीजिए। शीघ्र, वो कहते हैं ना शीघ्रता के साथ।
शॉर्ट में लिख सकते हो आप कि 1 नंबर वैसे, मतलब प्रथम यूँ लिखने की जरूरत नहीं कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता श्रीमान फलान सिंह ढिमकान सिंह ऐसे की पूरी, इतनी डिटेल जानकारी नहीं, सिर्फ वो पूछना चाहते हैं जो आपको कि हाँ भाई ये क्या आप वास्तव में कुछ जो पीछे लिखा है जो समझाया कुछ वो आपको याद है नहीं है, उसकी बात है, सिर्फ उसकी बात है। चलिए आप लोग यदि आंसर देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है बताने का। आपका जो चाहो तो करो, ना करो तो ना करो। जो आंसर दे रहे हैं उनके लिए तालियां और जो नहीं दे रहे उनके लिए भी। 9 दिसंबर प्रथम बैठक, अध्यक्ष कौन? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर, स्थायी अध्यक्ष किसको बना लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और तीसरी बैठक में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो तीसरी बैठक हुई थी, इसकी तीसरी बैठक हुई थी, इस तीसरी बैठक में किसकी, जो इसकी तीसरी बैठक हुई थी, इस तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्ताव, क्या पेश कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। कौन सा प्रस्ताव पेश कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के कब? 22 जनवरी। देखिए एक एक फैक्ट आपको इतिहास से जोड़ के ला रहा हूँ वर्तमान तक, फिर अपन वर्तमान से आगे भविष्य की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। इस प्रस्ताव को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और इसे प्रस्तावना के रूप में लागू कर दिया। प्रस्तावना के रूप में, मतलब इसको प्रस्तावना के रूप में बना लिया। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी हैं। यानी कि प्रस्तावना, मतलब अगर पूछे कि प्रस्तावना का जनक कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। गॉट द पॉइंट? ठीक है। प्रस्तावना प्रस्तावना मतलब हम, आपने कभी स्कूल में किताबें पढ़ी हो तो किताबों के शुरुआत में लिखा आता है इंडेक्स। वो इंडेक्स पढ़ के हमें पता चल जाता है कि मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा। या फिर जैसे मान लो यूनिट फर्स्ट है तो उसमें सबसे पहले उस यूनिट के बारे में बताते हैं कि इसमें ये है, तो हम उसको पढ़ के आइडिया लगा लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, मतलब इस यूनिट के अंदर क्या क्या है, उस पूरी बातें के अपन कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की, कि कैसे आई प्रस्तावना, क्यों आई, कहाँ से आई और किसके साथ आई। तो चलिए एक एक बात को समझते हैं और आपको समझाते हैं। ध्यान से देखना, ये आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से हम बताएंगे। कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं, हमारी मर्जी। बोलें तो बोलें, नहीं बोले नहीं बोले। हाँ जी, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि जो आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली? प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली? 1 नंबर पूछेगा। दूसरा पूछेगा प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, सॉरी विचार या अवधारणा कहाँ से ली, प्रस्तावना कहाँ से ली। और तीसरा पूछेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली। एक पूछेगा आपसे प्रस्तावना कहाँ से ली, दूसरा पूछेगा प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, और तीसरा पूछेगा आपसे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली। तो देखिए सबसे पहले आपको ये कन्फ्यूजन मिटाता हूँ कि भाषा कहाँ से आई। देखो भाषा, आगे वाले पेज पे चलते हैं, आपको डिटेल में बताता हूँ कि भाषा को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि भाषा कहाँ से ली, प्रस्ताव कहाँ से लिया, विचार कहाँ से लिया। देखो ध्यान से, आपकी प्रस्तावना जो थी ना, भाषा को पहले से लिखते हैं ऐसे ऐसे, और आपको याद है तो ऐसे लिखते हैं ऐसे ऐसे। तो भाषा हमने कहाँ ली? देखो भाषा, देखो ऐसे आ रहा है और ये भी ऐसे आ रहा है। तो भाषा ली थी कहाँ से? प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक है ना, 1 नंबर पॉइंट क्लियर। यानी अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ओके, यानी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात आती है प्रस्तावना का, जो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। तो प्रस्तावना का विचार लिया गया USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। और प्रस्तावना कहाँ से, अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे कि प्रस्तावना कहाँ से लिए, तो भी आंसर क्या आएगा? USA।
तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आपसे पर्टिकुलर दे के पूछे कि लैंग्वेज कहाँ से ली गई प्रस्तावना की, तब आपको आंसर करना है ऑस्ट्रेलिया। बाकी कंडीशन में आपको क्या करना है, आंसर अमेरिका करना है। ओके, गॉट द पॉइंट, देन थम्स अप। आगे चलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए प्रस्तावना के बारे में। आपको 4-5 फैक्ट्स मैं बता चुका हूँ। उसके बाद बात करते हैं कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है। अब शुरुआत जानने के पहले एक बार चलते हैं कुछ इसके और फैक्ट्स जानते हैं। देखिएगा, फैक्ट्स हम आपके लिए भर भर के लाए, थैला भर भर के लाए। ये रही आपकी प्रस्तावना। ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अब जो हम आपको समझाने जा रहे हैं ना, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, शायद आपके कुछ आगे जो समझने में आपको आसानी हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है इसने, इसमें लिखा हुआ है कि जो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने, किसने, अमेरिका संविधान का, अभी तक भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना शामिल की, जिसकी भाषा और शैली ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये बात तो आपको बता चुका। अब देखो प्रस्तावना ली क्यों गई इसके बारे में। तो प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के विचारों की अभिव्यक्ति होती है कि मतलब संविधान, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, तो हमारा संविधान के जो निर्माता हैं, वो हमसे हमें किस प्रकार का संविधान देना चाहते थे, वो कैसा संविधान हमें प्रोवाइड करना चाहते थे, कैसा संविधान हमें देना चाहते थे, उसके बारे में बात किसमें की गई है, इस प्रस्तावना के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। अर्थात प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने का स्रोत है तथा प्रस्तावना के द्वारा ही संविधान की दिशा का निर्धारण किया गया। ठीक है, कि मतलब यदि आपको इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, यदि आपको भारत का संविधान समझना है, तो भारत की प्रस्तावना समझ लीजिए, संविधान समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे प्रस्तावना से आप पूरा संविधान समझोगे, एक एक पॉइंट बताऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ प्रस्तावना का सेशन 3 या 4 सेशन में चलेगा, तो अच्छे से दत्तचित होकर के सारे सेशन को साथ जुड़िएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ये आ गई, देखो ये भी पढ़ने के लिए आती टाइम टाइम। चलते आगे। अब बात करते हैं प्रस्तावना के आधार की। किसकी बात करते हैं, प्रस्तावना के आधार की। ओके, प्रस्तावना का आधार क्या है, आपको मैंने बता ही चुका हूँ पहले। क्या है प्रस्तावना का आधार, प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा, कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या रखा गया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, और वही क्या बना, वही संविधान सभा, इसका जो आपका जो है ना, जो प्रस्तावना का आधार बना। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आ गई तो अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन कहाँ पे, उसी प्रस्तावना को आगे और डिटेल से डिस्कशन करते हैं। चलिए, यहाँ थे हम, यहाँ थे। अब किसकी बात करेंगे अपन, अब बात करेंगे इस प्रस्तावना की। आपको भाषा बता दी, प्रस्तावना का आपको विचार बता दिया, कहाँ से ली गई, कैसे ली गई, क्या ली गई। अब बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है इसकी प्रस्तावना की। यदि आपसे पूछे कि संविधान के जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत होती है हम भारत के लोगों से। ठीक है ना। इससे पहले 2 फैक्ट जानिए। कौन सा, फैक्ट नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस प्रस्तावना को क्या कहा, उन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। कैसी है, प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। ये बात किसने कही, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने क्या बात कही, इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो आपकी राजनीतिक जन्मपत्री है। क्या है, राजनीतिक जन्मपत्री है। यानी प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा किसने दी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। ओके, तो के.एम. मुंशी ने तो जन्मपत्री कहा, जबकि आपके जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान की आत्मा कहा। इज दैट क्लियर। अब चलते हैं प्रस्तावना का एक एक फैक्ट उठाते हैं और एक एक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो बी रेडी, गेट रेडी टू फाइट।
ध्यान से समझिए। सबसे पहले कहाँ से चलते हैं, देखो पूरी प्रस्तावना बताऊंगा, शुरुआत से शुरू करते हैं। ये इतना सेंटेंस उठा लो, क्या लिखा हुआ है? सर क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप भी भाई साहब, इसके लिखो क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, तो लिखो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, देखो हम अपनी राइटिंग ऐसे दिखाते हैं आपको, हमारी है नहीं अच्छी, बस नाम के लिए हम दिखा देते हैं आपको, है ना, ताकि आप लोग बुरा नहीं मानो। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, यानी सबसे पहले इस हम भारत से क्या है कि जो भारत का जो संविधान है, जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसके लिए है? वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है किसके लिए? भारत के लोगों के लिए। किसके लिए? भारत के लोगों के लिए। यानी कि हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग, अंतिम निर्णय कौन करेंगे? अंतिम निर्णय करेगी जनता। संविधान से रिलेटेड जो भी लास्ट पावर हैं वो किस में होगी? वो लास्ट पावर जनता में निहित होगी। जनता जो चाहेगी वो करेगी। अब ये मत सोचना कि मैं जाऊँगा आज ही संविधान में चेंज करके आऊँगा ना, उसकी एक प्रोसेस अलग होगी, बट अंतिम डिसीजन, यदि मान लो सब ने डिसीजन दे दिया फिर भी जनता को पसंद नहीं है, तो जनता उस डिसीजन को बदलवा सकती है। वो बाद की बातें, वो पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है, उसकी बात रहे। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब समझ आ गया क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत, अब इस बात को समझते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यहाँ तक ले लीजिए। चलिए अब बात किसी करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक, भारत को एक ट्रिपल एस डी आर, SSSDR, इसको कैसे याद रखोगे? ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस मतलब SSS, शक्ति सिंह सिसोदिया ना, हाँ जी। ट्रिपल एस डी आर क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस ट्रिपल एस डी आर? ट्रिपल एस डी आर क्या होता है? ध्यान से समझिए, एक एक बात को समझते चलिएगा कि व्हाट इज़ द ट्रिपल एस डी आर। पहले एस का मतलब क्या होता है? सोवरिन, सोवरिन, सोवरिन मतलब, सोवरिन मतलब संप्रभु, सोवरिन। दूसरे का मतलब सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सोवरिन, सोशलिस्ट। द थर्ड इज सेक्युलर, सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। ये आपको मैं बताऊंगा कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है, धर्म निरपेक्ष क्या होता है, दोनों की बातें बताऊंगा कि धर्म निरपेक्ष क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। ओके। ट्रिपल एस डी, डी का मतलब डेमोक्रेटिक, मतलब गणतंत्र, सॉरी डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, हाँ गणतंत्र बोल लोकतांत्रिक, कैसा? लोकतांत्रिक। और आर का मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, गणराज्य या गणतंत्र या गणराज्य। ओके। तो ट्रिपल एस डी आर, एस का मतलब सोवरिन, एस का मतलब सोशलिस्ट, एस का मतलब सेक्युलर, डी का मतलब डेमोक्रेटिक, आर का मतलब रिपब्लिक। ट्रिपल एस डी आर, हम भारत के लोग भारत को एक, ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर मतलब हम बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखो हम भारत के लोग भारत को एक ट्रिपल एस प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों। अब जब देखो हम प्रस्तावना को पहले एक बार समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट के बाद में डिस्कशन करूँगा। पहले एक एक बात आपको बता रहा हूँ कि इस प्रस्तावना का आई कैसे। ट्रिपल एस डी आर मिल गया। अब इस ट्रिपल एस डी आर के आधार पे, इस ट्रिपल एस डी आर के आधार पे आप क्या मांगोगे? आप मांगोगे न्याय। आपको क्या मिलेगा? इस ट्रिपल एस डी आर के आधार पे आपको न्याय मिलेगा। और न्याय कितने प्रकार का मिलेगा? न्याय आपको 3 प्रकार का मिलेगा। पहला कौन सा? सामाजिक न्याय, ठीक है भाई साहब, समाज में रिलेटेड। दूसरा
आर्थिक न्याय। अब आप कह रहे होंगे इन शब्दों के अर्थ बताओ, बताऊंगा, एक एक शब्द खोल खोल के बताऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ूंगा, बट पहले जितना मैं समझाना चाहता हूँ वो चीज़ आप समझो, ठीक है ना। तो हम भारत के लोग SSSDR, तो किसके लिए, इनसे क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। और न्याय कितने प्रकार का मिलेगा, 3 प्रकार का। कैसे कैसे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय, राजनीतिक, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। हम भारत के लोग, भारत में SSSDR, और किस उस SSSDR के बाद क्या मिलेगा, SSSDR के बाद मिलेगा आपको इन 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। ओके, ठीक है। हाँ जी, अब शायद आपको वॉइस क्लियर आएगी, बिल्कुल, और भी क्लियर आ जाएगी। SSSDR की बात होगी। अब आपको न्याय मिल गया, उसके बाद चलते हैं आगे। इस प्रस्तावना को बार बार रिपीट कि आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आपको क्या मिलेगी, अब आपको मिलेगी विचार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, धर्म उपासना की स्वतंत्रता। यानी अब आपको क्या मिल गया, आपको देखो SSSDR मिला, SSSDR के कारण आपको क्या मिला, न्याय, न्याय मिला। और न्याय के कारण आपको क्या मिलेगा, सॉरी, इस न्याय के कारण अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लिबर्टी। क्या चाहिए, लिबर्टी। लिबर्टी बोले तो स्वतंत्रता। ओके, एक बात ध्यान दीजिएगा, लिबर्टी को भी हिंदी में स्वतंत्रता बोलते हैं और फ्रीडम को भी हिंदी में स्वतंत्रता बोलते हैं, लेकिन देयर इज मच एंड मोर डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। ये मैं बताऊंगा आपको। आर्टिकल 19 है ना, तो 19, आर्टिकल 19(1) में, उसमें आपको फ्रीडम मिली हुई है, जबकि प्रस्तावना में आपको क्या मिली हुई है, प्रस्तावना में आपको लिबर्टी मिली हुई है। लिबर्टी 5 टाइप की होती हैं, जबकि फ्रीडम 6 टाइप की होती हैं। पूरी बताऊंगा, आपने कभी नहीं सुनी होगी ये चीज़ें, बट आज मैं बताऊंगा। आप स्वतंत्रता नाम सुनते थे, स्वतंत्रता कितनी होती है, बस इसके चक्कर में फंस जाते थे। लेकिन स्वतंत्रता कौन सी, लिबर्टी पूछिए, फ्रीडम पूछिए। फ्रीडम पूछिए तो 6 टाइप की, लिबर्टी पूछिए तो 5 टाइप की। कौन कौन सी आपको लिबर्टी मिलेंगी, कैसी, लिबर्टी ऑफ नंबर 1 किसकी, थॉट। लिबर्टी ऑफ थॉट, थॉट बोले तो विचार, यानी विचार की स्वतंत्रता। देन सेकंड है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोले तो अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन बोले तो अभिव्यक्ति। देन लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ यानी विश्वास, लिबर्टी ऑफ बिलीफ यानी विश्वास। ओके, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ, ठीक है। देन लिबर्टी ऑफ फेथ। अब ये फेथ क्या होता है, फेथ भी आप, बिलीफ होता है विश्वास, फेथ होता है आपका धर्म, ठीक है ना। लिबर्टी ऑफ फेथ एंड द लास्ट इज लिबर्टी ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ वर्शिप यानी प्रतिष्ठा, सॉरी, वर्शिप क्या होती है, उपासना। लिबर्टी ऑफ वर्शिप यानी उपासना। ये जैसे चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ वैसे लिखते चलिए, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मैटर। आपको डिटेल में जितना लिखना है ना, उससे कहीं अच्छा इन शॉर्ट में लिखिए आप। इनसे बिल्कुल आपका कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कैसे कंसेप्ट है कि इससे जो आपकी जो प्रस्तावना है, इसमें आपको फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्तावना क्या से क्या हो गई, पूरी डिटेल बता देंगे, ठीक है। तो यानी क्या मिली आपको, आपको मिली लिबर्टी। लिबर्टी कितने टाइप की, 5 प्रकार की मिली प्रस्तावना में। देखो 5 प्रकार की लिबर्टी। अब आप पूछोगे विचार से कैसे होती है, अभिव्यक्ति से कैसे, अरे एक एक बताऊँगा, वेट कीजिए, सब्र रखिए। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ओके, ये 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता होती है। ओके भाई साहब, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, आपको लिबर्टी मिल गई। चलते हैं प्रस्तावना पे, यानी उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर की समता। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको स्वतंत्रता मिल गई, कौन सी, देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिल गई। और अवसर की समता, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, अब देखो, अब सॉरी, अवसर या प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अब चलते हैं आगे।
यहाँ पे मिल गया आपको। अब किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे अपन अब किसकी बात करेंगे अपन? अब बात करेंगे अपन इक्वलिटी की। इक्वलिटी इक्वलिटी किसमें? इक्वलिटी का मतलब होता है आपको समानता। क्या मिलेगी आपको? समानता मिलेगी। और समानता कितने टाइप की? समानता दो प्रकार की। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस यानी प्रतिष्ठा की, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, यानी आपको प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता मिलेगी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी आपको। प्रस्तावना को मैं समझा रहा हूँ, पहले एक एक बातें समझा रहा हूँ कि आपको क्या मिलेगी। पहले आपको हम भारत के लोग, फिर हमें क्या मिला? SSSR एस सॉवरेन संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य से। फिर हमें क्या मिली? फिर हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली आपको? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिली। उसके बाद आपको देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको मिलेगी नेक्स्ट अगली क्या? प्रस्तावना की अगली लाइन में, यानी इनको प्राप्त करने के लिए आपने कौन कौन सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अब क्या मिलेगी आपको? एकता, अखंडता और बंधुता मिलेगी। ठीक है, इक्वलिटी मिल गई आपको। कौन कौन सी मिल गई आपको? SSSR मिल गए, स्वतंत्रता में मतलब जो आपको लिबर्टी मिल गई, सॉरी जस्टिस मिल गया, लिबर्टी मिल गई, इक्वलिटी मिल गई। अब आपको क्या मिलेगी? अब आपको मिलेगी फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी यानी फ्रेटर्निटी बोले तो मतलब बंधुत्व। क्या मिलेगा आपको? बंधुत्व यानी बंधुता, एकता, यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता और अखंडता, यानी कि आपको क्या मिल गई? एकता में बंधुत्व, एकता और अखंडता मिल गई। यानी कि देखो क्या बात हुई, हम भारत के लोग SSSR संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य से कितने प्रकार के जस्टिस आपको कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और इसके अवसर की समानता और बंधुत्व, एकता और अखंडता। इतनी बातें हो गई कहाँ तक? इस संविधान के इतनी बातें हो गई। कितनी बातें होगी? ध्यान समझिएगा, यहाँ तक आ गए कितने? अब क्या मिलेगी? बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। अब देखो आगे बचा है, सिर्फ यहाँ तक मतलब अपने पूरी बातें पढ़ चुके हैं। पूरी प्रस्तावना को वैसे तो खोल के रख दिया, अब इसको डिटेल में और ज़्यादा करेंगे। अब एक बात देखिए, अब इस प्रस्तावना को यहाँ से छोड़िए एक मिनट, यहाँ ये वाली प्रस्तावना एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा, ये वाली दोबारा बताऊंगा, बट अब एक बार इस बात पे चलते हैं। किस पे? ये बात आपकी हो चुकी, यहाँ से। अब यहाँ से मैं जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे करते चलिए आप। क्या कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ये कर लिया। ये सब आपको SSSR मिल गया। फिर आपको क्या मिला? जस्टिस, न्याय। न्याय कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, न्याय मिल गया। न्याय के बाद आपको क्या मिली? स्वतंत्रता, लिबर्टी, थॉट, विचार की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। धर्म और उपासना, ठीक है ना, इन सब की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद आपको इक्वलिटी, समानता मिली। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और उसके बाद आपको मिला बंधुत्व, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आज संविधान सभा के द्वारा एतद सब मतलब इसको वो डेट दी गई। और आज संविधान को आत्मर्पित तो अधिक समर्पित जो भी करते हैं इसको ना लागू करते हैं। यानी कहाँ तक बात आई आपकी? इतनी इन बातों में पूरी प्रस्तावना कंप्लीट होगी। SSSR को समझना है, लिबर्टी को समझना है, जस्टिस को समझना है, इक्वलिटी को समझना है, फ्रेटर्निटी को समझना है, एकता और अखंडता को समझना है। बोलो, इस लगभग 35 मिनट में इतनी बातें समझ में आई क्या कि संविधान की जो प्रस्तावना है ना वो है क्या?
पता चला ना आज कि प्रस्तावना कैसे पढ़ते हैं, पता चला। अब चलिए पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एक एक चीज़ के बारे में, किसके, अब एक एक बात, एक एक कंसेप्ट बोलेंगे। पीछे वाली जो मैंने बातें बताई वो बातें दिमाग में रखते रखते चलिएगा। आप लोग 2 या 3 बार बोलोगे ना, पहले SSSR मिलेगा। हम भारत के लोग, देखो पहला सेंटेंस आपको याद है सब, हम भारत के लोग। फिर आपको क्या, SSSR कौन कौन सा, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। फिर से आपको मिला जस्टिस कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर आपको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और फिर आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर आपको बंधुत्व, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आज से संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बातें किस में थी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल थी, प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना से संबंधित ये बातें थी। ओके, प्रस्तावना से रिलेटेड यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ये आपका प्रस्तावना का हमने मूल आधार रख दिया, बेस रख दिया आपके सामने, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अब बात करें किसकी, अब अपन एक एक पॉइंट लेते चलेंगे, एक एक पॉइंट को पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। कैसे, पूरा डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे। तो हमारी क्या कर लो, हमें तो करना है। अब बात करते हैं किसकी, अब आप यूँ लिखिए SSSR और इसमें अब एक नंबर लगाइए एस मीन्स, एस बोले तो सोवरेन। सोवरेन मतलब संप्रभु। अब देखेंगे कि संप्रभु होता क्या है। पहले तो हमने सिर्फ बताया था कि हम भारत के लोग संप्रभु फलाने से ढिकाने से ये पूरा बनाना चाहते हैं इसको ना। अब देखेंगे संप्रभु क्या होता है। संप्रभु क्या होता है, देखो ध्यान से, कि ये बात करते हैं अपन 19, इधर एक मिनट आगे चलते हैं। ये अपने 1940, ये एक बीच में ये आपकी कब है, ये आपकी 1947 की बात है। कब की, 1947। ये 1947 के बाद का है और ये 1947 के पहले का है भारत, ठीक है ना। अब दोनों में आपको कंपैरिजन, क्या 1947 19 जो आपके 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या अपने निर्णय स्वयं ले सकता था? आपका आंसर आएगा नहीं, नहीं ले सकता था ना, ठीक है, नहीं ले सकता। क्या विदेशों के निर्णय स्वयं ले सकता था? नहीं। क्या कुछ अपने से संबंधित कानून कुछ खुद चाहकर बना सकता था? नहीं। क्या कोई भी बात करने के लिए खुद स्वतंत्र था? नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन प्रेजेंट में क्या खुद के निर्णय स्वयं ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। लेता है, क्यों नहीं लेता? क्या विदेशों से संबंधित निर्णय? बिल्कुल लेता है। क्या खुद के कानून नियम बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। क्या उसको किसी पे आज से तो नहीं जरूरत पड़ी है, मतलब दूसरे देशों से कैसे थोड़ी होता है कि वो उसको चाहता है कि ऐसे कानून ना वैसे बनेगा ना, खुद की मर्जी से बनाता है। यानी जो कंडीशन ना 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 की थी वो हाँ 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 की हो गई। ओके, तो 1947 से पहले क्या था भारत? भारत संप्रभु नहीं था, खुद का इसका सोवरेन था, खुद का इसका कोई प्रभुत्व नहीं था भारत का, कि खुद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। क्योंकि सब कुछ जब तक अंग्रेज नहीं कहते थे ना, जब तक अंग्रेज ये नहीं कहे ना कि ये दिन है, तब तक भारत वाले चाहे कितना ही जोर मार लेते थे, उस टाइम दिन नहीं मिलता होता। समझ गए? तो 1947 से पहले भारत स्वतंत्र नहीं था, सॉरी संप्रभु नहीं था। क्या नहीं था? संप्रभु नहीं था। तो सर संप्रभु होता क्या है, मतलब फिर संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है स्वयं के जो आंतरिक, खुद के आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य निर्णय। कैसे निर्णय? आपके जो जो आपका स्टेट है या जो आपका देश है, आपका राज्य है, उसके निर्णय, उसके आंतरिक निर्णय और उसके बाह्य निर्णय आप स्वयं जब तक नहीं लेने लग जाओ तब तक आप स्वतंत्र नहीं होते हो। तो क्या भारत वर्तमान में अपने आंतरिक निर्णय खुद लेता है? बिल्कुल, सारे इंटरनल डिसीजन खुद लेता है। और क्या भारत अपने आउटर जो इसके एक्सटर्नल डिसीजन हैं वो क्या भारत खुद लेता है? बिल्कुल लेता है। तो क्या भारत संप्रभु है? बिल्कुल, भारत एक संप्रभु कंट्री है। वर्तमान में भारत एक संप्रभु देश है। ओके, और क्या संप्रभु का मतलब होता है कि जो भारत भारत संप्रभु का मतलब होता है कि जो वास्तविक शक्ति होती है ना, जो रियल पावर होती है,
संप्रभु का मतलब क्या होता है, जो संविधान की जो वास्तविक शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुनी जाती है। किसके द्वारा? जनता चुनती है किसको? वास्तविक शक्ति को। यानी आपका मतलब संप्रभु का मतलब क्या होता है कि ऐसा देश जिसका प्रधान हो क्या होता है, इलेक्टेड होता हो, चुनना होता हो ना, केवल वही मतलब नहीं होता। संप्रभु का मतलब होता है कि आपकी जो आंतरिक और जो बाह्य डिसीजन है वो आप खुद लो, और जो वास्तविक शक्ति होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती सरकार में होती है। यानी जनता जो सरकार चुनेगी उसी में सारा दम होगा, वही क्या होगा? आपका संप्रभु होगा। संप्रभुता समझ में आई क्या? आ गई। तो अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं संप्रभुता कितने टाइप की होती है। ठीक है, संप्रभुता है भारत में जो संप्रभुता है वो संप्रभुता है किस किस टाइप की? तो भारत में वैसा 5 प्रकार की संप्रभुता है। मतलब ये डिटेल में बता रहा हूँ आपको कि भारत में कैसी है। भारत में आपको 5 संप्रभुताएं देखने को मिलेगी। कैसी कैसी? चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी बाहरी, देश के बाहर, देश के बाहर भी देश की सरकार ही सब कुछ डिसीजन लेती है। देश के बाहर यानी बाहरी संप्रभुता किसकी है? बाहरी संप्रभुता भारत की स्वयं की है। ओके, एक्सटर्नल होगी। इंटरनल, इंटरनल मतलब देश के अंदर। क्या अंदर की सारी सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा व्यवस्था वगैरह सब कुछ भारत देखता है, तो क्या अंदर की भारत देखता है? बिल्कुल, अंदर का भी सब कुछ इंडिया ही देखता है। ओके, ठीक है। तीसरी होती है नॉमिनल। नॉमिनल बोले तो नाम मात्र की संप्रभुता। और ये मेरे को आप बताओ कि भारत में नाम मात्र का कौन होता है जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है? वास्तविक खेल तो और कोई खेलता है। तो नाम मात्र की संप्रभुता भारत में किस में होती है बताइए? नाम मात्र की संप्रभुता। नाम मात्र की संप्रभुता होती है प्रेसिडेंट में। क्वेश्चन में दिया प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में यानी राष्ट्रपति केवल और केवल नाम मात्र का देश का अध्यक्ष होता है, सिर्फ वो नाम मात्र का, बल्कि वास्तविक शक्ति है। वो बात है किसने कही थी कि राष्ट्रपति तो बंद, जो सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया के समान है, जिसको जो चाहे जैसा इस्तेमाल कर सकता है। तो एक्सटर्नल है भारत के पास, इंटरनल है भारत के पास, नॉमिनल है भारत के पास। नॉमिनल होगी। नॉमिनल के बाद कौन सी? आपकी रियल, वास्तविक शक्तियाँ किसमें? वास्तविक शक्तियाँ किसमें? प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री और उसकी जो मिनिस्ट्री है, जो उसकी मंत्री परिषद है, उसमें भारतीय संविधान की वास्तविक संप्रभुता होती है। दूसरी भी आगे देखो पढ़ने के लिए। यानी रियल में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके साथ कौन सी होती है? वास्तविक होती हैं। ठीक है। फिर एक अंतिम बच की लीगल संप्रभुता। यानी आपकी जो लीगल मतलब लीगल बोले तो जो कानूनी संप्रभुता किसमें होती है? कानूनी संप्रभुता होती है आपके कानून में। किसमें? कानून में। और कानून किस में होता है? कानून होता है आपका संविधान में। कानून किस में होता है? संविधान में। यानी लीगली किस में होती है? संविधान में। ऐसे बोलते हैं ये काम लीगल है, ये काम इलीगल है। यानी जो संवैधानिक रूप से हो, जो कानूनन तरीके से हो, वो तो लीगल, और बाकी सब अनलीगल या फिर गैर संवैधानिक। ओके, यानी आपको सोवरेनिटी समझ में आ गई, संप्रभुता समझ में आ गई। संप्रभुता क्या समझ में आई? अब तक जितना पढ़ा उसको जल्दी से देखते हैं संप्रभुता के बारे में कि संप्रभुता क्या होता है कि आंतरिक और जो बाह्य शक्तियाँ हैं, इसकी जो आंतरिक और बाह्य डिसीजन मेकर्स पावर्स हैं उसकी, जो उनका पावर खुद के पास होना चाहिए कि मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ, बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। ये बात आपको पूरी बता चुका। वास्तविक शक्तियाँ किसमें होती हैं? वास्तविक शक्तियाँ होती हैं जनता के द्वारा चुनी गई सरकार में होती हैं। कि जनता यदि कोई सरकार चुनती है उसमें क्या होता है? आपकी वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, अगला क्या करते हैं? कितने प्रकार की संप्रभुता है? जैसे एक्सटर्नल, बाह्य, इंटरनल। संप्रभुता का मतलब बाह्य रूप से संप्रभु होना चाहिए, आंतरिक रूप से संप्रभु होना चाहिए। तीसरा नॉमिनल या नाम मात्र का भी होना चाहिए। इसमें नाम मात्र का मतलब नाम मात्र रूप की इसमें संप्रभुता हो सकती है। और रियल यानी मतलब वास्तविक संप्रभुता भी हो सकती है। और आपकी लीगली यानी कानूनन संप्रभुता भी हो सकती है। पांचों प्रकार की संप्रभुताएं समझ में आ गई। अगर 5 संप्रभु पॉइंट समझ में आ गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु
संप्रभु यदि आपके समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए यहाँ तक। तब तक हम पी रहे हैं थोड़ा सा पानी। जल्दी कीजिए। संप्रभुता हो गया। अब संप्रभुता के बाद ट्रिपल एस दिया था, दूसरे बात क्या था, संप्रभु समाजवादी। हम भारत के लोग, भारत के संप्रभु समाजवादी। समाजवादी बोले तो सोशलिस्ट, तो द सेकंड वर्ड इज सोशलिस्ट, यानी समाजवादी। हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु और समाजवादी। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है? ये पहली बात तो ये जो समाजवादी शब्द है ना, ये आपका जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया। कब हुआ था? 1976 में। यानी 42वें संविधान संशोधन 1946 से किसको जोड़ा गया? आपकी स्वतंत्रता को जोड़ा। किसको जोड़ा गया? सॉरी, समाजवादी को, सोशलिस्ट को जोड़ा गया। ठीक है, किसको जोड़ा गया? सोशलिस्ट को। ओके, अब देखो दुनिया में बहुत टाइप की विचारधाराएं, ठीक है। जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करता हूँ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करता हूँ, उस टाइम की बात करता हूँ। ध्यान से चलिएगा, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको आपने ये बातें कभी नहीं सुनी होंगी, आज सुन लीजिएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध, तो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहे थे, उस टाइम जो बड़े बड़े जो राष्ट्र थे, जैसे उसी टाइम क्या होता है, अपने जो अमेरिका होता है, रशिया होता है, ये दोनों आपस में टूटे थे। अमेरिका और रशिया आपस में टूटे थे, और रशिया तो बना था लगभग मतलब जो यूएसएसआर के नाम से, और जो अमेरिका बना था यूएसए के नाम से। और रशिया आज वापस टूट गया। रशिया का मुख्य भाग, बड़ा भाग क्या बचा है? रूस नामक देश बचा है, जो आज वर्तमान में खुद को यूएसएसआर का अध्यक्ष कहता है। ठीक है, और यूएसए आपका अलग है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं कि उस टाइम बहुत सारी विचारधाराएं थी। क्या थी? बहुत सारी उस टाइम विचारधाराएं थी। कब? जब विश्व युद्ध चल रहे थे उस टाइम की। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम बहुत सारी विचारधारा को देख करके भारत के सामने असमंजस की स्थिति बनी कि मैं किस विचारधारा में किसके साथ जीऊँ तो जीऊँ कैसे तुम्हारे बिना। यानी मैं कौन सी विचारधारा अपनाऊँ, कैसे अपनाऊँ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कि मतलब कैसे अपनाऊँ मैं। बहुत सारी विचारधाराएं थी। अगर मान लो मैं उदारवादी अपना लेता हूँ तो अमेरिका की तरफ चला गया। यदि मान लो मैं मार्क्सवादी अपना लेता हूँ तो जो कार्ल मार्क्स की तरफ चला गया। समाजवादी अपना लेता हूँ, यानी बहुत सारे। यूएसए वाले कह रहे थे कि हमारी साइड आओ, इंडिया वाले, और जो जो यूएसएस वाले कह रहे थे कि हमारी साइड आओ। अब उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री वगैरह उन्होंने आपस में खूब डिस्कशन किया, और तब लास्ट में डिस्कशन किया कि ना ही तो हम तुम्हारी साइड आएंगे यूएसआर वालों, और ना ही हम अमेरिका वालों तुम्हारी साइड आएंगे। हम हैं आप दोनों के बीच में, इसमें से भी कुछ लेंगे, इसमें से भी कुछ लेंगे, दोनों की मिलीजुली सरकार रखेंगे। अमेरिका भी राजी, रूस भी राजी, है ना, और दोनों राजी तो फिर क्या करेगा काजी। चलो, तो अब देखिए अलग अलग विचारधाराएं। सबसे पहली कौन सी? उदारवाद। कौन सी विचारधारा? उदारवादी विचारधारा। उदारवादी बोले तो लिबरलिज्म। लिबरलिज्म यानी देखो इसमें क्या होता है, लिबरलिज्म ये किसने अपना रखी है? ये यूएसए की है। किसकी है? यूएसए की। यानी यहाँ पर क्या होता है, लिबरलिज्म का मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है ना, अर्थव्यवस्था, उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। जो इकोनॉमी चलती है ना, उसमें सरकार का कोई भी योगदान नहीं है, कोई भी हाथ नहीं है सरकार का, बस कंट्रोल सरकार का है, बाकी सरकार का कोई भी हाथ नहीं है। तो फिर सब कुछ प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन है। सब कुछ प्राइवेट किसमें है? इस उदारवादी में। यानी उदारवादी में क्या होगा कि जिसमें जितनी ताकत है ना, वो अपने अकॉर्डिंग अपना जो एम्पायर खड़ा कर लो। फिर ये मत करना कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मैंने तैयारी की थी। आप में यदि औकात है आपकी तो आप कर लो। इस विचारधारा में क्या होता है कि यदि आपकी औकात है तो आप अपनी औकात में आकर काम कर लो, यदि आपकी औकात नहीं है तो भाई साहब चुपचाप बैठे रहो।
ठीक है। तो उदारवादी क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म बोलते हैं कि यूएसए वाले जो सरकार है ना, यानी कि सब कुछ प्राइवेटाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब कुछ प्राइवेट रूप से होना चाहिए। ओके भाई साहब, उदारवादी की बात होगी। उदारवादी की विचारधारा दी किसने, उदारवादी विचारधारा दी जॉन लोक ने। किसने दी, जॉन लोक ने आपके उदारवादी विचारधारा दे दी। ओके भाई साहब, दे दी तो दे दी। नेक्स्ट क्या, हेलो पेज का मुझे नेक्स्ट लेते हैं, देखो इसको, एक मिनट। अगली विचारधारा कौन सी, उदारवादी होगी। उदारवादी के बाद आपकी अगली विचारधारा, 2 नंबर विचारधारा कौन सी आती है, 2 नंबर आपकी अगली विचारधारा आती है उदारवादी के बाद। नेक्स्ट विचारधारा 2 नंबर कौन सी आती है, मार्क्सवादी। कौन सी विचारधारा, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी बोल तो मार्क्सिज्म, मार्क्सलिज्म। मार्क्सलिज्म क्या होता है, ये किसने दी थी, इस विचारधारा को दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था, इस विचारधारा को किसने दिया, इस विचारधारा को दिया कार्ल मार्क्स ने। और इसमें क्या था, इसमें यह था कि जो मतलब जो उदारवादी है ना, उदारवादी, ध्यान से देना, इस एक पॉइंट बताता हूँ पहले कि ये कहाँ से चल रही थी। मान लीजिए जो आपका जो ये विचारधारा है ना, विचारधारा ये कहाँ से चलती थी, इधर चलती आ रही थी। कहाँ से, आपकी जो इधर अमेरिका वाले साइड से, और यहाँ से इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ यूँ चलती आ रही थी, यूँ। मतलब अपनी जो अमेरिका वाले साइड है ना, जो वर्ल्ड का मैप उठाओगे उसमें देखोगे तो अमेरिका वाली साइड से चलती चलती, और किधर ही चाइना वाली साइड आ रही थी। किस साइड आ रही थी, चाइना वाली साइड आ रही थी। ओके, तो अब देखो कि कार्ल मार्क्स ने इसके मार्क्सिज्म की बात कह दी कि कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सवादी था ना, मार्क्सवादी विचारधारा किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने। और इसमें क्या था, उदारवादी में क्या था, ध्यान से देखो। उदारवादी में बात हुई थी किसकी, कि लिबरलिज्म में, उदारवादी में बात हुई थी कि आप मतलब जो प्राइवेट करो, सब काम प्राइवेट करो, मतलब उनको लेबर चाहिए, यानी लेबर का पावर होगा, लेकिन इसमें प्राइवेट मतलब संस्थाएं होंगी वो काम करेंगी। तो कार्ल मार्क्स ने एक बात कही, बोले ये प्राइवेट वाले कराएंगे किससे, लेबर से करवाएंगे। यानी यदि पूरा कंट्रोल यदि लेबर वालों तुम खुद कर लो, इस पर, इस अर्थव्यवस्था पर यदि पूरा कंट्रोल लेबर मिलकर कर लो, पूरा मिलकर यदि लेबर वाले आप सब कर लो, तब क्या होगा, आपका मार्क्सवादी विचारधारा क्या हो जाएगी आपकी, तब पूरा का पूरा, यानी अर्थव्यवस्था जो आपकी इकोनॉमी है, ध्यान से समझ लेना है कंसेप्ट, जो आपकी अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था यदि पूरा कंट्रोल इस अर्थव्यवस्था पर लेबर अपनी कर ले, तो क्या होगा, इस लेबर का पूरा कंट्रोल अर्थव्यवस्था पर होते ही आपका क्या बोलना है, कौन सी विचारधारा हो जाएगी, मार्क्सवादी विचारधारा। उदारवादी में क्या था, प्राइवेटाइजेशन। मार्क्सवादी में क्या है कि पूरा का पूरा इकोनॉमी पर कंट्रोल किसका होगा, आपकी लेबर का होगा। किसका होगा, लेबर का। ठीक है भाई साहब, 2 पॉइंट हमारे समझ में आ गए, 2 समझ में आ गए। तो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है आपका समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद बोले तो सोशलिज्म। ये समाजवाद की विचारधारा किसने दी, ये दी लेनिन ने। लेनिन ने समाजवादी धारा। इससे क्या होता है, ये थोड़ा सा क्या होता है कि जो अपने जो मार्क्सवाद है ना, मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स होता है ना, मार्क्स, उसकी विचारधारा को थोड़ा सा क्या किया, इसको मॉडिफाई किया थोड़ा सा। जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी ना, उस कार्ल मार्क्स की विचारधारा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करके कर दिया कि इस अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल तो होगा, आपका अर्थव्यवस्था पर जो कंट्रोल तो होगा, मतलब पूरा का पूरा किसका, लेबर का, लेबर का, लेकिन लेबर के ऊपर कंट्रोल एक समूह का होगा। यानी जो समूह किसका, जो समाज है आपका, जो समाज, जैसे अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कहा कि लेबर कंट्रोल करेगी, इसने कहा लेबर तो कंट्रोल करेगी मान लेते हैं, लेकिन लेबर में कौन करेगा, समाज इसको लेबर से ना करवा के समाज से इस अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करवाएंगे। यानी जहाँ पर समाज अर्थव्यवस्था अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा, तो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी, सोशलिज्म, यानी समाजवाद। आप सोचो कितना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, देखो ये शब्द जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर प्रस्तावना अच्छे समझ में आ गई ना, तो आपके भारतीय संविधान के जो भाग, अनुच्छेद, आर्टिकल, जो मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, वो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो समाजवाद की बात होगी।
ठीक है, लेनिन ने विचारधारा दे दी। और एक नोट रखिए कि एशिया में समाजवाद का जनक, एशिया में समाजवाद का जनक कौन है? यही लेनिन है। कौन है एशिया में समाजवाद का जनक कौन है? लेनिन है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब चौथी अर्थव्यवस्था और बचती है, एक अर्थव्यवस्था और बचती है 4 नंबर। वो कौन सी है? वो आपकी है साम्यवाद। कैसे वाद? साम्यवाद। साम्यवाद बोले तो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म मतलब ये किसने दी? ये दी थी माओ तसे तुंग। माओ तसे तुंग ने दी थी। और इसमें क्या होता है? इसमें जो मतलब जो ग्रुप तो होगा, जो मतलब समाज तो कंट्रोल करेगा अर्थव्यवस्था को, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कंट्रोल कौन करेगा? ग्रुप ऑफ पीपल्स करेंगे। कौन करेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल्स करेंगे। और ऐसा एग्जाम्पल कौन है? चाइना। यानी कि जो अर्थव्यवस्था होगी ना, उसको नाम तो समाज का होगा, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को पूरा कंट्रोल कौन करेंगे? कुछ लोगों का एक समूह बनेगा, वो समूह उसको कंट्रोल करेगा। चारों की चारों प्रकार की अर्थव्यवस्था समझ में आ गई। देखो हम दोबारा बता दें चारों अर्थव्यवस्था एक बार। उदारवादी क्या है? उदारवादी का मतलब होता है कि जॉन लॉक ने थी, और मतलब अर्थव्यवस्था सरकारी नहीं होगी, कुछ भी सरकारी नहीं है, सब कुछ प्राइवेट कर दो, सब कुछ प्राइवेट कर दो। जैसे अब कार्ल मार्क्स ने कही कि प्राइवेट कर दो, और तो लेबर तो काम कर रही है, तो लेबर वालों तुम्हारे तो मौज है, सारा राज तुम ही कर लो, सारी अर्थव्यवस्था तुम ही कंट्रोल करो। तो जहाँ पे पूरी अर्थव्यवस्था कंट्रोल लेबर करे, वो कौन सा हो गया? लेबर वाले मार्क्सवादी हो गया। फिर क्या था कि यदि समाजवाद में क्या होता है? समाज यदि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करे, इकोनॉमी होती है उसको समाज कंट्रोल करे, तब कौन सी होगी? समाजवादी। और अंतिम कौन सी? यदि जो एक मतलब एक ग्रुप हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स यदि किसी इकोनॉमी को कंट्रोल करे, तो क्या हो जाएगा? वो कौन सी बन जाएगी? आपकी साम्यवादी बन जाएगी। तो भाई साहब अब चक्कर फंस गया, भारत कौन सी में जाए? ये बात कर रहा हूँ उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम से भारत के सामने 4 कंडीशन थी कि ये इनमें से भारत चाहे जो भारत अपना सकता है। अब भारत ने देखो चाइना वाइना इनको छोड़ दिया लेकिन 2 चक्कर पड़ गए। अगर अमेरिका का साथ दे तो रसिया नाराज़, और रसिया का साथ दे तो अमेरिका नाराज़। किसको करे? कहते हैं इधर चले तो कुआं, इधर चले तो खाई। तो भारत ने आइडिया निकाला इंडिया वाले जुगाड़ू तो होते हैं कि इधर चले तो कुआं, इधर पड़े तो खाई, तो सीधा चले मेरे भाई। तो उसने कहा ना ही तो अमेरिका तेरी तरफ आएंगे, ना ही यूएसआर तेरी तरफ आएंगे, हम दोनों की मिली जुली सरकार बनाएंगे। ठीक है ना? वो कहते हैं कि बेटा अकेला मम्मी का भी नहीं होता, बेटा अकेला पापा का नहीं होता, दोनों की मिली जुली सरकार होती है ना? तो दोनों की मिली जुली सरकार, यानी इसने दोनों को उस टाइम दोनों को अपना लिया। उस टाइम तो निकल लिया भाई, सब बच गए, जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब बच गया आराम से। कि अमेरिका सोचा अरे मेरा भी ले लिया इसने तो बढ़िया काम है, और यूएसआर वाले सोचे कि भाई मेरा भी ले लिया मतलब बढ़िया काम है, दोनों में कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दो राय नहीं। अब चक्कर कब पड़ा? चक्कर पड़ा भाई साहब जब आई इंदिरा गांधी जी। 1976 की बात पड़ गई। 1976 में इंदिरा गांधी जी की जो मतलब जो अपने यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने वो रशिया से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा लगाव था उनका, रूस से। ठीक है? तो उन्होंने वहाँ से एक शब्द उठा लिया, कौन सा? वहाँ से वो रशिया की तरफ चले गए, रशिया की तरफ ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने किसकी तरफ रुख मोड़ लिया? रुख जिंदगी ने मोड़ लिया, ऐसा हमने सोचा नहीं था कभी वैसा। तो ये किसकी तरफ चले गए? वहाँ से 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उस समय क्या हुआ? एक समाजवाद नामक एक शब्द जोड़ लिया गया। यानी कौन सी अर्थव्यवस्था की तरफ चले गए भारत वाले? समाजवाद की। लेकिन आज भी भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है? भारत की वैसे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित इकोनॉमी है सभी की, लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका है? ज़्यादा प्रभाव समाजवाद का है। 2 समझ में आ गए, डबल एस ट्रिपल एस थे ना, 2 एस समझ में आ गए। कौन कौन से? आपका सोवरेन समझ में आ गया, और सोशलिस्ट समझ में आ गया। 2 समझ में आ गए। अब नेक्स्ट तीसरा एस लिखिए, फिर अपन एक बार रिपीट करते हैं इसको। एक बार तीसरा एस लिख के छोड़ दीजिए। तीसरा एस कौन सा? तीसरा एस क्या था आपका? तीसरा था सेक्युलर। सेक्युलर, सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। कैसा निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष। अब देखो ध्यान से, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, धर्म निरपेक्ष क्या होता है, ये भी पूरा मैं भी आपको बताऊंगा। ओके, पर पहले एक बार करते हैं रिवाइज, क्योंकि लगभग टाइम होने वाला है इस क्लास का, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितनी बैठक हुई थी संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को जो बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष, तीनों के आपको अध्यक्ष मैंने बता दिए। एक के आपके थे जो क्या नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 के आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्षता वाले कोई मैटर नहीं है। तीसरी मीटिंग थी ना, उस तीसरी मीटिंग में संविधान सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रस्ताव रख दिया। उस प्रस्ताव का नाम क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जा कर के कब, ये जो 13 दिसंबर 1946 को जो प्रस्ताव रखा था ना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो यही प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव आगे जा कर के कब बना? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और ये क्या बन गया? ये बन गया आपका प्रस्तावना। ठीक है, फिर क्या है, जो प्रस्तावना कहाँ से ली गई? प्रस्तावना ली गई यूएसए से। और प्रस्तावना का विचार भी कहाँ से लिया गया? यूएसए से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। ये आपकी पूरी प्रस्तावना कि हम भारत के लोग, भारत को एक SSSR गणराज्य बनाने के लिए था, उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कौन से? सोशल, इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी दिलवाने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की 2 प्रकार की इसको फ्रेटर्निटी दिलवाने के लिए, और आपकी जो क्या बचता है एकता, अखंडता और बंधुत्व है, इनको बढ़ाने के लिए क्या हो जाएगा? संविधान को 26 नवंबर 1949 को आदित्य हम संविधान सभा के द्वारा स्वीकार करते हैं। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, जबकि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने इसको संविधान का राजनीतिक जन्म पत्रिका, क्या है? राजनीतिक जन्म पत्रिका है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। सोवरेन, SSSR मतलब एस का मतलब सोवरेन, संप्रभु। एस का मतलब सोशलिस्ट मतलब समाजवादी। एस का मतलब सेक्युलर मतलब पंथ निरपेक्ष। डी का मतलब डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। और आर का मतलब रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। ये आपका आर हो गया। फिर क्या है? 3 प्रकार। अब SSSR मिल गया। SSSR मिलने के बाद 3 प्रकार का आपको क्या मिलेगा? 3 प्रकार का मिलेगा आपको जस्टिस। कौन सा? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और आपका पॉलिटिकल जस्टिस, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल गया। फिर आपको क्या मिली? लिबर्टी। देखो, लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस है। जब लिबर्टी वाला पॉइंट आएगा तब मैं आपको बता दूं कि लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी आपकी प्रस्तावना में है, जबकि फ्रेटर्निटी आपकी फ्रीडम आपकी जो मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 में फ्रीडम दी गई है, जबकि यहाँ पे लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? लिबर्टी आपको 5 प्रकार की, कौन सी? लिबर्टी ऑफ थॉट यानी विचार की, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की, लिबर्टी ऑफ बिलीफ यानी विश्वास की, लिबर्टी ऑफ फेथ यानी धर्म की, और लास्ट क्या है? लिबर्टी ऑफ आपको उपासना यानी वर्शिप की, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ओके, ये आपको लिबर्टी मिली है। उसके बाद आपको क्या मिली? इक्वलिटी, समानता। समानता किसकी? प्रतिष्ठा की समानता। कैसे समानता? प्रतिष्ठा की समानता और मतलब स्टेटस की और अपॉर्चुनिटीज़ की। किसकी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी। स्टेटस कौन से? व्हाट्सएप वाले स्टेटस नहीं, व्हाट्सएप वाले स्टेटस नहीं। कौन सी स्टेटस है? आपकी जो मतलब स्टेटस होती है, प्रतिष्ठा होती है उसकी। फ्रेटर्निटी मिली। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व है। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व है। बंधुत्व के बाद आपको मिला एकता, और एकता के बाद आपको मिली अखंडता। यानी इन सब के इतनी बातों के लिए हमने संविधान को क्या किया? संविधान। अब सबसे पहले बात करते हैं SSSR में किसकी बात करते हैं? सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि आंतरिक और अपने बाह्य निर्णय कोई संविधान के जो अपने देश है वो स्वयं ले सके, वो क्या होता है? संप्रभु होता है। ये 1947 से पहले और 1947 के बाद की कंडीशन मैंने आपको कंपेयर किया कि क्या नहीं था और क्या मिल गया 1947 की 15 अगस्त 1947 के बाद। वास्तविक शक्ति किसमें होती है? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार में वास्तविक शक्ति होती है। उसके बाद क्या? एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल होती है बाह्य रूप से, इंटरनल होती है आंतरिक रूप से, नॉमिनल होती है नाम मात्र की, प्रेसिडेंट व जैसे नॉमिनल में। और उसके बाद अगला क्या है कि रियल होती है, वास्तविक होती है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में। और लीगल होती है, कानून होती है, किसमें होती है? कानून में। लीगली किसमें होती है? कानून में। और कानून किसमें होता है? संविधान में होता है। ओके, उसके बाद अगली बात करते हैं सोशलिस्ट यानी समाजवादी। समाजवादी शब्द 42 से संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। उदारवादी, लिबरलिज्म। उदारवादी किसकी होती है? उदारवादी का मतलब होता है सब कुछ प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट। ठीक है ना? किसकी विचारधारा उदारवादी की? जॉन लॉक की। मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स ने इसने कहा था कि जब प्राइवेट मतलब लेबर काम कर रही है तो लेबर वालों तुम ही क्यों ना इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लो। तो जो इकोनॉमी पर कंट्रोल लेबर करती है, तो लेबर कंट्रोल करती है, तो कौन सा होता है वहाँ पे? कौन सी आयत पाई जाती है? आपके
मार्क्सवादी। फिर बात रही समाजवादी की, तो समाजवादी में क्या था कि समाजवादी विचारधारा लेनिन ने दी, लेकिन ये किससे हटकर थी, ये आपके मार्क्सिज्म से हटकर थी। यानी इस पर क्या करेगा, इस पे अधिकार होगा समाज का। किसका अधिकार होगा, समाज का। समाज के बाद फिर आते हैं साम्यवाद की। साम्यवाद, कम्युनिज्म क्या होता है कि माओ तसे तुंग ने दिया, और इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जैसे चाइना की तरफ चलता है तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो क्या करता है, वही उस पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, 1976 में समाजवाद नामक एक बयान से संविधान संशोधन नाम से जोड़ दिया गया। अब अगली बात करनी थी अपने को पंथ निरपेक्षता की, जो बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। किसकी, पंथ निरपेक्षता के बारे में डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा के छोड़ देता हूँ, यहाँ पे हेडिंग लगा के छोड़ देते हैं ताकि अगली क्लास में अपने को पता चल जाए। पंथ निरपेक्षता, ये भी आप लोग भी हेडिंग लगा छोड़ दीजिए। ये आज तक की अपनी बात, इतनी बातें हो चुकी। अब एक बार कुछ इनमें देख लेते हैं कि इनमें कुछ है या नहीं है। समाजवाद की बात हो चुकी है, पंथ निरपेक्षता की बात हो चुकी है। इनकी बातें देखो बाद में करेंगे पूरे। ये तो आपको जब मतलब ये तो छोटे छोटे रूप में लिखे हुए हैं, आपको डिटेल से मैं पूरा बता रहा हूँ, वो आपके लिए सफिशियंट है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये अगले सेशन में अपन डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के बारे में। ये भारत का संविधान, ये रहा, ये दोबारा रहा, ये प्रस्तावना। अगर वो प्रस्तावना आपने नहीं लिया स्क्रीनशॉट तो इसका ले लीजिए। इसमें वही बात है, कब वही देख लो पूरा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय निर्विचार अभिव्यक्ति था विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए उन सभी व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ओके, अब काम क्या करना है, काम आपको ये करना है, जो पूरी प्रस्तावना है, आज आपको यदि मतलब नाम सुन के अच्छा लगा बुरा लगा वो तो आपकी बात है, वो तो आपकी मर्जी है कि अभी जो पूरी प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को आप कहाँ लिखोगे, कमेंट सेक्शन में। फ़ायदा क्या, प्रस्तावना याद हो जाएगी। प्रस्तावना याद होने से मतलब क्या, प्रस्तावना याद होने से एक बात तो ये कि हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि प्रस्तावना हमारे याद है, तो मतलब आपको आधा संविधान समझ में आ जाएगा। तो आप बाकी देखो आपकी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, बट हो सकेगा कोशिश करना कि आप प्रस्तावना को कमेंट सेक्शन में लिख सको। और वही करेंगे हर क्लास में, जो आपको क्वेश्चंस पूछे गए उन क्वेश्चंस का यदि आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते हो तो अगले वीडियो में उनका आपका उसी, जिससे मान लो पॉलिटी में पूछा तो पॉलिटी में मिलेगा आपको जानकारी, हिस्ट्री में पूछा तो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी मिला तो ज्योग्राफी में। ओके, ये था आज का सेशन। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वो काम जो अपना कौन सा था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर बहुत कम करते आप लोग, शेयर करना है, और कमेंट तो बहुत करते ही नहीं हो तो कमेंट भी करना है, और चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, तो रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हिंदी, साइको, इंग्लिश और संस्कृत की क्लास लेने के लिए आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अगले सेशन में अगले संडे को। और रश्मि मैम की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इन दिनों में, तो उनकी क्लास से जैसे ही तबीयत उनकी वापस रिकवर हो जाएंगे, प्रे टू गॉड कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो पाए, जैसे ही वापस रिकवर हो जाएंगे तो उनकी क्लास कंटिन्यू करवा दी जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कोरोना के इस पेंडेमिक में अपना और अपनी सरकार का ध्यान रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।